16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की तारीख का वो दिन था जिसे याद करके आज भी हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के दिल में दुख की एक लहर दौड़ जाती है, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे और मशरकी पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बांग्लादेश बन गया। Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. और 1971 की इस जंग के बारे में हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में तो यही पढ़ाया जाता है कि मुजीबुर रहमान इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है, क्योंकि उसने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि मुजीबुर रहमान ने तो बगावत 1970 में आकर की थी, लेकिन पाकिस्तान को तोड़ने का मंसूबा तो 1962 में ही बन चुका था। और इसे बनाया किसने था, ये सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और पाकिस्तान की तारीख में तो ऐसे ऐसे राज दफन हैं जिन्हें शायद यहाँ पर बता पाना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में तो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना एक आम सी बात बन चुकी है। मेरा मकसद इस वीडियो में किसी को गद्दार कहना या किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना नहीं, बल्कि ये सवाल उठाना है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना, और पाकिस्तान का तो नाम भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर ना तो इस्लाम है और ना ही जमहूरियत। और 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े होने के पीछे सिर्फ मुजीबुर रहमान की गद्दारी या इंडिया की मदाखलत नहीं, बल्कि इसके पीछे ऐसे बहुत सारे किरदार थे जिन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। लेकिन अगर सिर्फ ये माजी की बात होती तो हम कहते चलो कोई बात नहीं, जाने दो, जो होना था वो हो गया। लेकिन बदकिस्मती से एक बार फिर कुछ ऐसी ही सूरत हाल बलूचिस्तान और केपी के अंदर भी है। तो आइए फिर आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में बात करने से पाकिस्तान की हर हुकूमत ही घबराती है। और इन सवालों को इन लोगों ने नो गो एरियाज बनाया हुआ है कि आप किसी भी टॉपिक पर बात करो, लेकिन इस पर बात नहीं करनी। India gave people of Bangladesh their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. 1947 में पाकिस्तान और भारत के पार्टीशन के वक्त बांग्लादेश ने भारत की बजाय पाकिस्तान के साथ मिलने का फ़ैसला किया, क्योंकि बांग्लादेश में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी। इसीलिए उन लोगों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फ़ैसला किया ताकि वो एक आज़ाद मुसलमान के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार पाएँ। और पाकिस्तान बनने के बाद जब 1948 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका का विज़िट किया तो इन्होंने वहाँ पर एक स्पीच की और कहा पाकिस्तान की एक ही कौमी ज़बान होगी और वो है उर्दू। Let me make it very clear to you. Leave no doubt that state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि मशरकी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 90% लोग बंगाली बोलते थे, तो ऐसे में उन लोगों के लिए उर्दू ज़बान को एडोप्ट करना बहुत ही मुश्किल था। और उस वक्त पूरे पाकिस्तान के तकरीबन 56% लोग मशरकी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के अंदर रहते थे, और सिर्फ 44% ही मगरबी पाकिस्तान यानी कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी में रहते थे। और फिर वक्त के साथ साथ मशरकी पाकिस्तान में लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया कि बंगाली हमारी मादरी ज़बान है, इसीलिए कम से कम इसे स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। और फिर जब 1955 में एक ऐसा ही एहतजाज हो रहा था तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ौज ने उन पर क्रैकडाउन किया और इसमें काफ़ी सारे लोगों को सीधी गोलियाँ लगी और काफ़ी लोग मारे गए। तो इस तरह बंगाली ज़बान से शुरू होने वाली ये चिंगारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। और फिर जब 1958 में जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया और 1956 के आइन को भी मुअत्तल कर दिया, तो एक बार फिर इस चीज़ को लेकर मशरकी पाकिस्तान के अंदर एहतजाज होने लगे कि 1956 के आइन को बहाल किया जाए और पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम की बजाय पार्लिमानी निज़ाम को लाया जाए। लेकिन जनरल अयूब खान ने अपने इक़्तिदार के लालच में ऐसा नहीं किया और 1962 में वो एक नया आइन लेकर आए जिसे अक्सर जमातों ने मुस्तरद कर दिया। अभी यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी गलत फ़ैसले हो रहे थे तो इन तमाम गलत फ़ैसलों के ख़िलाफ़ सिर्फ मशरकी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के अंदर ही एहतजाज हो रहे थे। मगरबी पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, क्योंकि उस वक्त भले ही मशरकी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश की आबादी मगरबी पाकिस्तान से ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ पर लोगों के माली हालात बहुत ही ख़राब थे। और आज की तरह उस दौर में भी पाकिस्तान का ज़्यादा बजट लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर खर्च होता था, इसलिए यहाँ के लोग तो बहुत खुश थे। तो इस नाइंसाफ़ी को देखते हुए बंगाली बार बार आवाज़ उठाते रहे कि हमें हमारा हक दिया जाए। तो फिर 1962 में उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने अपने एक बंगाली वज़ीर कानून इब्राहिम को बुलाया और कहा
एक काम करें, आप मशरक़ी पाकिस्तान जाएं और जाकर बंगालियों से बात करें कि आप मशरक़ी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलहदा कर लें, उधर तुम इधर हम, तुम बस हमारी जान छोड़ दो। लेकिन उस गैरतमंद बंगाली जनरल इब्राहिम ने अयूब खान से कहा, क्या आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपकी इस घटिया सियासत का हिस्सा नहीं बनूंगा। और उसने अपने वजीर कानून के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन इस सबसे अयूब खान को घंटा फ़र्क नहीं पड़ा और इसने एक पंजाबी जज जस्टिस मुनीब को वजीर कानून बना दिया। और उसे भी इसने यही कहा कि हमने मशरक़ी पाकिस्तान से जान छुड़ानी है, क्योंकि जब तक ये लोग हमारे साथ हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए तुम मशरक़ी पाकिस्तान जाओ और इन बंगालियों से बात करो। और जब वजीर कानून जस्टिस मुनीब ने मशरक़ी पाकिस्तान के एक बंगाली वज़ीर रमीज़ से बात की और कहा, देखें बात ऐसा है, एक काम करो, तुम मशरक़ी पाकिस्तान को लेकर अलहदा हो जाओ, उधर तुम इधर हम, तुम अपने मामला देखो, हम अपने मामला देखते हैं। और ये सारी की सारी बातें जस्टिस मुनीब ने अपनी किताब के अंदर लिखी हुई हैं। तो सामने से इस बंगाली वज़ीर ने एक शानदार जवाब दिया और कहा, पाकिस्तान में अक्सरियत तो हमारी है, हम 56% हैं, तुम 44% हो, इसीलिए हम पाकिस्तान हैं। अगर तुम्हें अलहदा होना है तो तुम अलहदा हो जाओ, हम हमेशा पाकिस्तान के नज़रिए के साथ खड़े रहेंगे। यानी कि जनरल अयूब खान ने सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए 1962 में पाकिस्तान को तोड़ने का मंसूबा बना लिया था, जबकि बंगाली तो पाकिस्तान से अलहदा होना ही नहीं चाहते थे। लेकिन आज तो हमें चूरन भेजा जाता है कि बंगालियों ने गद्दारी की थी, इसीलिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। हालांकि असल गद्दार कौन है ये पूरा पाकिस्तान जानता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जनरल अयूब खान के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी बढ़ना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता इनकी हुकूमत कमज़ोर होना शुरू हो गई, जिसका नतीजा ये निकला कि 1969 में जनरल अयूब खान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और जनरल याहिया खान पाकिस्तान की फ़ौज के नया सरबराह बने। और इन्होंने आते ही पूरे पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन करवाने का ऐलान भी कर दिया। और फिर आखिरकार 1970 में पाकिस्तान के अंदर पहली बार आम इंतखाबात हुए। लेकिन इस वक्त तक शेख मुजीबुर रहमान अपनी मज़ाहमती तहरीकों की वजह से मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था कि पाकिस्तान की फ़ौज और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनकी मकबूलियत को अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन जब इस इलेक्शन का नतीजा आया तो ये सारे के सारे सर पकड़ कर बैठ गए। उस वक्त पूरे पाकिस्तान में टोटल 300 सीटें थी। अभी मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पर 300 में से 162, जबकि मगरबी पाकिस्तान में 138 सीटें थी। और फिर जब इलेक्शन के नतीजे आए तो बहुत ही हैरानकुन थे, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान ने मशरक़ी पाकिस्तान में 162 में से 160 नशिस्तें जीत ली थी और सिर्फ 2 नशिस्तें ही जमात इस्लामी को मिली थी। जबकि मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 138 में से सिर्फ 81 नशिस्तें ही जीती थी। यानी कि अब शेख मुजीबुर रहमान ने 300 में से 160 नशिस्तें हासिल कर ली थी और अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के लिए उसके पास सिंपल मेजॉरिटी आ गई थी। लेकिन मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल याहिया खान को ये नतीजे हज़म नहीं हो रहे थे कि एक बंगाली कैसे पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन सकता है। और फिर जब असम्बली का इजलास बुलाया गया तो याहिया खान ने फ़ौज के ज़रिए से असम्बली पर हमला करवा के इस इजलास को रुकवा दिया और मुजीबुर रहमान को उठाकर जेल में डाल दिया। अब याहिया खान की इस हरकत की वजह से मशरक़ी पाकिस्तान में लोगों के अंदर गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया था, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों का मानना था कि जब हमने मुजीबुर रहमान को वोट देकर इलेक्शन जितवाया है तो फिर उसे गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कोई पंजाबी, सिंधी या महाजरी बन सकता है? अगर ऐसा है तो फिर हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। तो इस तरह मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के दिलों में मगरबी पाकिस्तान के लिए नफ़रत पैदा होना शुरू हो गई और इस नफ़रत का भारत ने पूरा फ़ायदा उठाया। उसने मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, उन लोगों को हथियार दिए, पैसा दिया और उन तमाम लोगों को पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने लगा। और ये मामला अगले कई महीनों तक चलता रहा और फिर आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की फ़ौज ने ढाका के अंदर हथियार डाल दिए। अभी पाकिस्तान की इस हिस्ट्री से हमें सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी कौम के साथ इलाकाई या लिसानी बुनियादों पर जुल्म और नाइंसाफ़ी मत करो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने तो अपनी हिस्ट्री से कुछ भी नहीं सीखा। जो कुछ पहले बांग्लादेश में हो रहा था, आज वैसे ही अलहदगी पसंद तहरीकें
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी अपनी पीक पर हैं। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने के बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं तो इन्होंने एक जुडिशल कमीशन बनाया जिसे उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमीदुर रहमान लीड कर रहे थे। और इस कमीशन ने एक लंबी इन्वेस्टिगेशन की और तकरीबन 40 जिल्दों पर मुश्तमिल एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई जिसे इन लोगों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सामने पेश किया और बताया कि कैसे पाकिस्तान की फ़ौज के जनरल्स ने बांग्लादेश की अवाम पर जुल्म किया, लोगों को जबरी तौर पर लापता किया और कुछ लोगों को वहाँ पर कत्ल भी कर दिया था और हज़ारों की तादाद में ख़वातीन का रेप किया गया। और उसके अलावा इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी जो मैं यहाँ पर आपको बता नहीं सकता। अभी इस पूरी रिपोर्ट के अंदर जो सबसे घटिया किरदार था वो था जनरल नियाज़ी का। अभी ये वही जनरल साहब थे जिन्होंने 16 दिसंबर 1971 को ढाका के अंदर सरेंडर कर दिया था। हालांकि इंडिया की फ़ौज अभी तक वहाँ पर पहुँची भी नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने वहाँ पर पहले सरेंडर कर दिया, जबकि रावलपिंडी से इनको ऑर्डर था वहाँ पर सीज़ फायर करने का। लेकिन इन लोगों ने डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर सरेंडर कर दिया और पूरी पाकिस्तान की फ़ौज की नाक कटवा दी। तो भी आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान को तोड़ने का पूरा इल्ज़ाम ही पाकिस्तान की फ़ौज पर डालते हैं कि इन लोगों ने पाकिस्तान को तोड़ा था। तो मेरे भाई ये भी पूरा सच नहीं है, क्योंकि उस वक्त फ़ौज का पूरा अदारा इसके अंदर शामिल नहीं था, बल्कि कुछ जर्नैल ही थे जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सब कुछ किया था। वो सिर्फ फ़ौज के जर्नैल नहीं थे, बल्कि इसके अंदर सिविलियन क़यादत भी थी, जिनमें सबसे बड़ा नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था। क्योंकि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुजीबुर रहमान के मैंडेट को तस्लीम कर लेते और उसको वज़ीर आज़म बनने का मौका देते तो फिर ये मामला ख़राब होना ही नहीं था। इसलिए आप किसी एक इदारे के ऊपर सारे का सारा मलबा नहीं डाल सकते। अल्लाह हाफिज़।